वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। हमारी आज की क्लास फिलोसफी की है, जिसमें आज हम लॉजिक इंडियन एंड वेस्टर्न बीए सेकंड ईयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स करने वाले। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यमों के विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। आइए परिचय में ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रश्नों की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं? हाउ मेनी प्रमाण्स आर एक्सेप्टेड इन इंडियन फिलोसफी? तो सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय दर्शन में प्रमाण क्या होते हैं। देखिए, जो प्रमाण होते हैं वो ज्ञान के साधन होते हैं, मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं। यह ज्ञान का सिद्धांत है और इसमें ज्ञान के वैध यानी वैलिड और विश्वसनीय यानी रिलायबल साधन शामिल हैं। भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण प्रमुख रूप से स्वीकार किए जाते हैं और वे 6 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इसको हम अभाव भी कहते हैं। अब इन 6 प्रमाणों में से एक प्रमाण है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष का अर्थ है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अनुभूति, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का परसेप्शन। यह ज्ञानेंद्रियों और मन के माध्यम से प्राप्त होता है, अर्थात मानव इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। मानव इंद्रिया जैसे आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा। तो भारतीय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं? मुख्य रूप से 6 प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। प्रमाण्स आर प्रूफ्स और मीन्स ऑफ नॉलेज। इट इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड इंक्लूड्स वैलिड एंड रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज। 6 प्रमाण्स आर मेनली एक्सेप्टेड इन इंडियन फिलोसफी एंड दोज 6 प्रमाण्स आर प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। व्हाट इज प्रत्यक्ष? इट मीन्स द परसेप्शन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. It is acquired through sensory organs and the mind. That is, the knowledge obtained through human senses is called pratyaksh praman, or we can say perception knowledge. What are human senses? Human senses are such as eyes, nose, ears, mouth, skin, etc. प्रत्यक्ष के बाद है अनुमान। अनुमान क्या होता है? जो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और अतीत की सच्चाइयों यानी पास्ट के ट्रूथ के आधार पर सत्य को स्वीकार करता है, उसी को हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे किसी के घर में धुएं को देखकर यह अनुमान लगा लेना कि वहां आग लगी होगी, या जैसे काले बादलों को देखकर यह अनुमान लगा लेना कि बारिश हो सकती है। इसके बाद आता है शब्द। शब्द को हम मौखिक प्रमाण भी कह सकते हैं, वर्बल टेस्टिमनी भी कह सकते हैं। शब्द प्रमाण क्या होता है? बोले गए और लिखित शब्दों से प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, बोले हुए शब्दों से और लिखे हुए शब्दों से। या हम कह सकते हैं किसी के द्वारा कही हुई बात को सही मान लेना, इसे ही कहते हैं शब्द प्रमाण। उपमान क्या होता है? उपमान का अर्थ ही होता है तुलना, जहां हम समानताएं देखकर सीखते हैं, समानताएं देखकर ज्ञान का अर्जन करते हैं, तुलना करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही होता है उपमान प्रमाण। अनुमान यानी इन्फेरेंस। अनुमान मीन्स इन्फेरेंस विच एक्सेप्ट्स द ट्रूथ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड past truths. For example, seeing smoke in someone's house and assuming that there must be a fire there. Seeing dark clouds, assume that it may rain. What is Shabd? We can say it verbal testimony. Gaining authentic knowledge from spoken and written words is called Shabd Praman. What is Upman? Upman means comparison. Learning by observing similarities or learning by comparison is called Upman Praman. इसके बाद आता है अर्थापत्ति। इस प्रमाण से हम उस ज्ञान को समझते हैं जो हमें संबंध और छिपे हुए अर्थों से प्राप्त होता है, जिसे हम रिलेट करके और छिपे हुए अर्थों से प्राप्त करते हैं। यह अनुमान, विश्वास और पूर्व धारणा पर आधारित होता है। ये किस किस पर आधारित होता है? अनुमान पर, विश्वास बिलीफ पर, पूर्व धारणा यानी प्रिजम्पशन पर आधारित होता है। इस प्रमाण के माध्यम से हम पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित माने जाने वाले दो तथ्यों के बीच विरोधाभास और परिणाम स्वरूप एक तथ्य की खोज करते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति दिन के समय भोजन नहीं करता, लेकिन फिर भी वह काफी तगड़ा और मोटा है, तो फिर हम मानते हैं कि वो रात को खाना खा रहा होगा। उस व्यक्ति द्वारा रात में भोजन करने की धारणा ही क्या है? एक अर्थापत्ति है। तो हमने जाना कि यहां दो तथ्यों के बीच विरोधाभास होता है और फिर उसके बाद हम एक परिणाम खोज लेते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति दिन के समय भोजन नहीं करता फिर भी तगड़ा है, तो दो फैक्ट हमारे सामने कि वो दिन के समय भोजन नहीं करता फिर भी तगड़ा और मोटा है, तो विरोधाभास हुआ। तो अब इन दोनों से हमने एक परिणाम खोज लिया, वो क्या है? कि वह रात को खाना खा रहा होगा। इसीलिए हमने कहा कि इस प्रमाण से हम जो कुछ भी समझते हैं वो छिपे हुए अर्थों से प्राप्त होता है। अर्थापत्ति। बाय अर्थापत्ति प्रमाण और वी कैन से पोस्टुलेशन वी अंडरस्टैंड द नॉलेज विच वी गेट थ्रू द रिलेशन एंड इट्स implications. It includes supposition, beliefs, and presumption. Through this praman, we discover a fact as a result of contradiction between two facts already known to be well established. A common example is a person does not take his food during daytime, yet he is quite strong and fat. We presume that he must be taking food at night. The assumption of that person eating at night is a postulation or अर्थापत्ति। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि किसी वस्तु के न होने का तात्कालिक ज्ञान है, इमीडिएट नॉलेज है। किसी वस्तु के न होने का तुरंत होने वाला ज्ञान है। किसी वस्तु के अस्तित्व का न होने का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप सुबह 7 बजे अस्पताल पहुंच गए और वहां जाकर आपने पाया कि अस्पताल में ताला लगा हुआ है। तो इससे आपको क्या पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। यहां कोई ज्ञान स्पष्ट ही नहीं है।
अर्थात किसी वस्तु के न होने का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? अनुपलब्धि कहलाता है, अभाव कहलाता है, या कह सकते हैं अनुपलब्धि प्रमाण कहलाता है। अनुपलब्धि मींस नॉन एप्रीहेंशन। अनुपलब्धि इज द इमीडिएट नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग कैन बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, सपोज you reached the hospital at 7 in the morning and found that the hospital was locked. So what did this reveal? Did not get to know anything. There is no clear knowledge here. That is, knowledge of non-existence of something is called अनुपलब्धि प्रमाण। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तर्क का जनक किसे स्वीकार किया जाता है? Who is considered as the father of logic? तर्क के जनक की उपाधि प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु को दी जाती है, एरिस्टोटल को दी जाती है। तर्क के क्षेत्र में उनका महान योगदान सभी स्वीकार करते हैं। अरस्तु के क्रांतिकारी कार्यों ने तर्क के क्षेत्र को गहराई से आकार दिया। सिलोगिज्म और श्रेणीबद्ध तर्क जैसी मूलभूत अवधारणाओं को उन्होंने स्थापित किया है। इन्होंने तर्क के अध्ययन के लिए आधार के रूप में काम किया है और सदियों से अनगिनत दार्शनिकों और विचारकों को प्रेरित किया है। द टाइटल फादर ऑफ लॉजिक इज ऑफन ascribed to the ancient Greek philosopher Aristotle. Acknowledging his monumental contribution to this discipline, Aristotle's revolutionary works profoundly shaped the field of logic, establishing foundational concepts like syllogism and category logic. It has served as the bedrock for the study of logic, inspiring countless philosophers and thinkers over the centuries. अगला क्वेश्चन है, वाक्य और तर्क वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। Distinguish between sentence and proposition. आइए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। सभी तर्क वाक्य वाक्य होते हैं, किंतु सभी वाक्य तर्क वाक्य नहीं हो सकते। कोई भी वाक्य तर्क वाक्य तब कहलाता है जब उद्देश्य यानी उसका सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट के स्थान पर आए दोनों शब्द संज्ञा पद हो, नाउन हो। कोई भी वाक्य तर्क वाक्य तब होगा जब उद्देश्य और विधेय यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्थान पर आए हुए जो दोनों शब्द हैं वो संज्ञा पद हो। जैसे विनय मरणशील है, यहां विनय और मरणशील दोनों ही संज्ञा पद हैं, इसलिए ये एक तर्क वाक्य है। आपको एक बात समझनी होगी, व्याकरण के अनुसार वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितना भी हिस्सा बचता है वो विधेय होता है। जैसे यहां पर विनय सब्जेक्ट है, उद्देश्य है और बाकी बचा हिस्सा विधेय है। व्याकरण के अनुसार वाक्य के तो दो ही अंग होते हैं, एक उद्देश्य और बाकी बचा हुआ हिस्सा विधेय। लेकिन जो तर्क वाक्य होता है इसके तीन अंग होते हैं, इसमें उद्देश्य भी होता है, विधेय भी होता है और एक संयोजक भी होता है। लेकिन फिलहाल हम बात ये कर रहे हैं कि कोई भी वाक्य तर्क वाक्य तब कहलाता है जब उद्देश्य और विधेय दोनों संज्ञा पद हो। तो फिलहाल इसको आप एक वाक्य की तरह ही लीजिए। तो हमने पाया कि जो इसका उद्देश्य जो सब्जेक्ट है वो संज्ञा है, विनय एक व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है, और मरणशील यानी मॉर्टल मतलब नश्वर ये भी संज्ञा पद है। कहने का मतलब यहां विनय और मरणशील दोनों ही संज्ञा पद हैं, इसलिए एक तर्क वाक्य तभी होगा जब उद्देश्य और विधेय दोनों संज्ञा पद हो। इसी प्रकार जैसे कुछ फूल सुंदर होते हैं, ये एक वाक्य है, ये तर्क वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें जो उद्देश्य जो सब्जेक्ट है फूल वो तो संज्ञा है, लेकिन जो विधेय है यहां पर सुंदर ये संज्ञा नहीं बल्कि विशेषण पद है, इसलिए ये वाक्य तो है किंतु ये तर्क वाक्य नहीं है। तर्क वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसके बारे में सत्यता और असत्यता का प्रश्न उठता है। सभी तर्क वाक्य किसी वस्तु का या तो दृढ़ता से होने का दावा करते हैं या उसका खंडन करते हैं। सभी तर्क वाक्य किसी वस्तु का तो मजबूती से होने का दावा करेंगे, या तो वो चीज होगी या फिर नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए सांप जहरीले होते हैं, यहां हम कह सकते हैं कि या तो यह सत्य हो सकता है या यह असत्य भी हो सकता है। जैसे कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, यहां भी हम कह सकते हैं कि या तो यह वाक्य सत्य है या फिर असत्य है। भाई दो ही बात हो सकती है, या तो ये बात सही होगी या फिर गलत होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वाक्य तर्क वाक्य हैं और सभी तर्क वाक्यों को सत्य या असत्य होना होता है। लेकिन यदि ऐसे कहा जाए आपकी उम्र क्या है, यहां हम यह नहीं कह सकते कि यह सत्य है या असत्य है। परंतु यदि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए कि मेरी उम्र 20 वर्ष है, हां यह सत्य या असत्य हो सकता है। तो यहां पर यह जो प्रश्न है यह तर्क वाक्य नहीं है, हां इसका उत्तर तर्क वाक्य जरूर है। तो तर्क वाक्य वो होता है जहां सत्यता और असत्यता का प्रश्न उठे, जो सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है। लेकिन जैसे यहां पर आपकी उम्र क्या है, ये तो एक प्रश्न है, इसमें सत्यता का या असत्यता का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है। लेकिन जैसे यहां पर कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, ये बात सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। ए प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस अबाउट विच द क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सिटी अराइजेस। ऑल प्रोपोजिशंस ईदर assert or deny the existence of something. For example, snakes are poisonous. Here we can say that either it is true or false. Some students are intelligent. Here also we can say that either this sentence is true or false. Hence, we can say that both these sentences are propositions. All propositions have to be true or false. But if we say what is your age, here we cannot say whether it is true or false. But if this question is answered and it is said that I am 20 years old, so it may be true or false. Here this question is not proposition, but its answer is a proposition. आइए अब तर्क वाक्य और वाक्य में कुछ मुख्य अंतर देखते हैं। वाक्य को व्याकरण के अनुसार शुद्ध या अशुद्ध कह सकते हैं, तर्क वाक्य सत्य या असत्य हो सकते हैं। जो वाक्य होता है उसको हम व्याकरण के अनुसार या तो शुद्ध कह सकते हैं या अशुद्ध कह सकते हैं। वाक्य शुद्ध वाक्य हो सकता है, अशुद्ध वाक्य हो सकता है, लेकिन तर्क वाक्य सत्य या असत्य हो सकते हैं। वाक्यों के कई प्रकार होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक, आज्ञाबोधक, विषम्यादिबोधक, नकारात्मक। लेकिन तर्क वाक्य केवल स्वीकारात्मक और निषेधात्मक, एफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। वाक्य वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों में होता है, तर्क वाक्य केवल वर्तमान काल में होता है। ए सेंटेंस कैन बी कॉल्ड करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर. Proposition can be true or false.
There are many types of sentences such as interrogative, imperative, exclamative, negative, etc. But propositions are only affirmative or negative. We can also say it prohibitive, but we should use the word negative. The sentence is in present, past and future tense, but the proposition is in only present tense. इसके अलावा वाक्य में केवल दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में संयोजक विधेय का ही भाग होता है, जो कनेक्टर होता है, कंजंक्शन होता है, वो विधेय का ही पार्ट होता है, प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है। तर्क वाक्य के तीन अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय और संयोजक। वाक्य का प्रयोग सूचना देने, प्रश्न पूछने, आज्ञा देने, प्रार्थना करने, उपदेश देने और विस्मय यानी आश्चर्य आदि के लिए किया जाता है। तर्क वाक्य केवल सूचना देते हैं, इन्हें निर्देशात्मक वाक्य भी कहा जाता है। देयर आर ओनली टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इन अ सेंटेंस, कनेक्टर और कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट. A proposition sentence has three parts: subject, predicate, and connector. Sentences are used to give information, ask questions, give orders, pray, preach, and surprise. But propositions only give information, and these are also called directive sentences. आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शब्द की परिभाषा दीजिए, डिफाइन शब्द, और वी कैन से टेस्टिमनी। तो हमने जाना था शब्द एक प्रमाण है। आइए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन में प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य ज्ञान करने में सहायता करे, जो सत्य का ज्ञान कराने में सहायता करे, अर्थात वह बात जिससे किसी दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, सही ज्ञान हो, और सही ज्ञान की प्राप्ति के साधन को ही हम प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण के विभिन्न 6 प्रकारों में से एक प्रमाण है शब्द प्रमाण। आप्त पुरुष द्वारा किए गए उपदेश को ही शब्द प्रमाण माना जाता है, और आप्त पुरुष वह पुरुष है जिसने धर्म के और सब पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को, सत्य स्वरूप को भली भांति जान लिया है, जो सब जीवों पर दया करता है और सच्ची बात कहने की इच्छा रखता है। वह सत्य का परम आश्रय होने से कभी मिथ्या भाषण, झूठा भाषण नहीं कर सकता, और इसलिए ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ आप्त पुरुष है। In Indian philosophy, praman is that which helps in knowing the truth. That is, that thing which gives accurate knowledge of some other thing. The means of obtaining correct knowledge is called praman. One of the different 6 types of pramans is shabda praman. In English, we can say verbal testimony. The preaching done by the Apt Purush is considered as shabda praman. Apt Purush is that person who has thoroughly understood the true nature of religion and all things, who has compassion for all living beings and wishes to speak the truth. Being the ultimate refuge of truth, he can never speak falsely, and hence God is the absolute Apt Purush. आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी के द्वारा कही गई बातों को सही मान लेना और उसके ऊपर विश्वास कर लेना, अर्थात किसी बड़े के द्वारा बोली गई बात को सही मान लेना ही शब्द प्रमाण कहलाता है। सत्य को प्राप्त व्यक्तियों के जो वचन हैं, वे व्यक्ति जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया है, वे ही शब्द प्रमाण हैं। सत्य को प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा बोले गए कथन ही शब्द प्रमाण है। यथार्थ वक्ता, जो शुद्ध बात करता हो, जो सही बात करता हो, सच्ची बात करता हो, और दयालु व्यक्तियों के वचन ही शब्द हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सेप्टिंग व्हाट समवन हैज सेड एज ट्रू एंड बिलीविंग इन इट, दैट इज एक्सेप्टिंग व्हाट हैज बीन सेड बाय एन स्कॉलर एज ट्रू इज कॉल्ड शब्द प्रमाण। The words of the people who have attained the truth called शब्द प्रमाण। शब्द are the words of truthful and kind people। अगला क्वेश्चन है, निरपेक्ष न्याय वाक्य का प्रथम आकार बताइए। एक्सप्लेन फर्स्ट फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म। सबसे पहले जानते हैं निरपेक्ष न्याय वाक्य क्या होता है। मध्याश्रित अनुमान का वह रूप जिसमें निष्कर्ष 2 आधार वाक्यों का संयुक्त परिणाम होता है। जिसमें जो निष्कर्ष होता है वो 2 आधार वाक्यों का एक मिला जुला परिणाम होता है, उसी को हम निरपेक्ष न्याय वाक्य कहते हैं। आगे उदाहरण से भी समझेंगे। निरपेक्ष न्याय वाक्य में 3 तर्क वाक्य सम्मिलित होते हैं, जिनमें 2 आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। यहां पर 3 वाक्य होते हैं, जिसमें ऊपर के जो 2 होंगे वो आधार वाक्य होंगे और उनमें एक क्या होगा, निष्कर्ष होगा। निरपेक्ष न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं, एक मुख्य पद होता है, एक अमुख्य पद होता है और एक मध्यम पद होता है। और निरपेक्ष न्याय वाक्य 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध निरपेक्ष और एक मिश्र निरपेक्ष न्याय वाक्य। दैट फॉर्म ऑफ intermediate inference in which the conclusion is the combined result of 2 premises is called a categorical syllogism. A categorical syllogism consists of 3 propositions which have 2 premises and a conclusion. There are 3 terms in a categorical syllogism: main term, non-main term, and middle term. There are 2 types of categorical syllogism: pure categorical and mixed कैटेगोरिकल सिलोगिज्म। अब हमने यहां बात की 2 आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। यहां पर कुल मिलाकर 3 तर्क वाक्य होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने यहां पर 3 वाक्य हैं। सभी पुरुष मूर्ख हैं, मोहन एक पुरुष है। अब देखिए, यदि सभी पुरुष मूर्ख हैं और मोहन एक पुरुष है तो मोहन क्या हुआ, फिर मोहन मूर्ख हुआ, इसीलिए मोहन मूर्ख है। तो हमने देखा यहां पर ये 2 आधार वाक्य हैं और इन 2 आधार वाक्यों के संयुक्त रूप से एक निष्कर्ष निकल रहा है। तो यही तो हमने बताया कि इसमें निष्कर्ष 2 आधार वाक्यों का एक संयुक्त परिणाम होता है। यहां 3 तर्क वाक्य सम्मिलित होते हैं जिनमें 2 आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ऑल मैन आर फूल्स, मोहन इज अ मैन। तो इन दोनों से क्या बात निकल के आती है, देयरफॉर मोहन इज अ फूल। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इसका प्रथम आकार भी बताइए। आइए निरपेक्ष न्याय वाक्य के आकार को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी न्याय वाक्य की आकृति उसके दोनों आधार वाक्यों में मध्यवर्ती पद के स्थान के द्वारा निर्धारित होती है। प्रत्येक आधार वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, इसलिए मध्यवर्ती पद प्रत्येक आधार वाक्य में इन दोनों में से किसी एक स्थान पर हो सकता है। अब इन दोनों वाक्यों को देखिए, यहां पर भी देखिए पुरुष है
और यहां भी पुरुष है। और हमने कहा कि जो मध्यवर्ती पद होता है वो प्रत्येक आधार वाक्य में इन दोनों, किन दोनों, यानी उद्देश्य या विधेय में से किसी एक स्थान पर हो सकता है। तो यहां पर जो पुरुष है उद्देश्य के स्थान पर है, यहां ये विधेय के स्थान पर है। तो इसलिए हमने कहा कि मध्यवर्ती पद प्रत्येक आधार वाक्य में इन दोनों में से किसी स्थान पर हो सकता है। अब देखिए जो मध्य पद होता है वो चार तरह से न्याय वाक्य में प्रकट हो सकता है। कहने का मतलब यहां पर हम चार आकार देखने वाले हैं। द शेप ऑफ एनी सिलोगिज्म इज डिटरमाइंड बाय द प्लेस ऑफ द इंटरमीडिएट टर्म इन द बोथ इट्स बेस सेंटेंसेस, और वी कैन से प्रीमाइसेस। एवरी प्रीमाइस सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, देयरफॉर द इंटरमीडिएट टर्म कैन बी एट any of these two places in each premise. The middle word can appear in a sentence in 4 ways. तो प्रश्न में हमसे प्रथम आकार पूछा गया है। तो देखिए निरपेक्ष न्याय वाक्य की जो प्रथम आकृति वो किस प्रकार से होगी। मिडिल टर्म, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड मिडिल टर्म। तो हम यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं, यहां पर देखिए जैसे यहां पर एम है, यहां पर एम है, तो यहां पर पुरुष है और पुरुष है। तो जो कंक्लूजन निकल रहा है, जो निष्कर्ष निकल रहा है, एम से एम कनेक्ट हुआ, यहां भी एम है, यहां भी एम है, तो निकलेगा क्या, एस और पी। इसलिए क्या हुआ यहां पर देखिए मोहन मूर्ख है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां एस से पी, मोहन मूर्ख, इसलिए मोहन मूर्ख है, इसलिए एस पी है। यानी पहली आकृति में मध्य पद मुख्य आधार में उद्देश्य है। देखिए मुख्य आधार है, यहां पर ये मध्य पद उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट बना हुआ है, और अमुख्य आधार में ये वाला है अमुख्य आधार, यहां पर ये विधेय है। अभी हमने बात की ना कि निरपेक्ष न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं, मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद। तो ये मध्य पद मुख्य आधार में तो क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट यानी उद्देश्य है, और अमुख्य आधार में ये विधेय है। और इससे जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये निकल रहा है, इसलिए ये एस सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, अर्थात मोहन मूर्ख है। यही है निरपेक्ष न्याय वाक्य की पहली आकृति। इसी प्रकार यदि आपसे दूसरी, तीसरी या चौथी पूछ ले तो आप इसको एक बार ध्यान से रोक करके देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तर्कशास्त्र की परिभाषा लिखिए। निगमन और आगमन क्या होता है, डिफाइन लॉजिक एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिडक्शन एंड इंडक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि तर्कशास्त्र निकला कैसे, इसका उद्भव कैसे हुआ, ओरिजिन क्या है इसका। तो देखिए तर्कशास्त्र का उद्भव जब आदिम काल में, जब आदिमानव के काल में मनुष्य गुफाओं में रहता था, छाल पहनता था, जानवरों को मारकर खाता था, तब भी प्रकृति के आश्चर्यजनक कार्यों को वह अचंभे से देखता था। यह अचंभा तर्क का ही एक अविकसित रूप था। उसे आश्चर्य तो होता था, परंतु उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी, इतनी डेवलप नहीं थी कि वह तर्क कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु जैसे तैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती गई, और धीरे धीरे वह हर आश्चर्यजनक कार्य, हर समस्या पर विचार करने लगा, उनके कारणों की खोज करने लगा, और इस प्रकार तर्क के द्वारा अपनी हर समस्या का, अपने हर अचंभे का हल ढूंढता गया। Origin of logic. When in primitive times man lived in caves, wore bark, killed animals and ate them, even then he watched with astonishment the amazing works of nature. This wonder was an undeveloped form of logic. He was surprised, but his intellect was not developed enough to reason why so. But as his intelligence developed, his reasoning ability increased. Gradually, he started thinking about every amazing task, every problem. He started searching for their reasons, and in this way, through logic, he started finding solutions to every problem and every surprise. अब आधुनिक युग में विकास के साथ साथ तर्क का महत्व भी बहुत बढ़ गया है। तर्क जो पहले हमें सोच समझकर करना पड़ता था, आज हमारी आदत बन गया है। आज हम हर कार्य में, हर विषय पर क्यों और कैसे जैसे प्रश्न जोड़ देते हैं। सच कहा जाए तो आज का यह विकसित युग मनुष्य की इसी तर्कशीलता का परिणाम है। आने वाला समय जो होगा वो तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर आधारित होने वाला है। With the development in the modern era, the importance of logic has also increased a lot. Logic, which earlier we had to do after thinking, has today become our habit. Today, in every task, on every topic, we add questions like why and how. Today's developed era is the result of this rationality of man. The coming times are going to be the based on AI, means artificial intelligence. आइए अब जानते हैं तर्कशास्त्र क्या होता है। तर्क को अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं, जो ग्रीक शब्द लोगोस से बना है, और इस लोगोस का मतलब होता है विचार या शब्द। और विचार विवेकशील चिंतन होता है, एक रेशनल थिंकिंग होती है जिसके द्वारा सत्य की खोज और सत्य का ज्ञान होता है। तर्कशास्त्र उन नियमों की खोज करता है जो विवेकशील चिंतन को सही दिशा में ले जाकर सत्य के ज्ञान में और सत्य तथा असत्य के निर्णय में उपस्थित समस्या को सुलझाकर सही हल ढूंढने में सहायक होता है। तर्कशास्त्र सत्य तथा असत्य के निर्णय में जो समस्या होती है उसको सुलझाकर सही परिणाम ढूंढने में सहायक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि तर्कशास्त्र विचार या विचार वृत्ति का शास्त्र है। अब मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। किसी भी समस्या या कठिनाई पर विचार करते समय उसके मस्तिष्क में एक विचार के बाद दूसरा विचार जन्म लेता रहता है। ज्यादातर वह एक सामान्य बात के आधार पर दूसरी सामान्य बात अथवा एक सामान्य बात से एक विशेष बात पर पहुंच जाता है। लॉजिक वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस, व्हिच मींस थॉट और वर्ड। थॉट इज अ रैशनल थिंकिंग थ्रू व्हिच ट्रूथ इज डिस्कवर्ड एंड ट्रूथ इज नोन. Logic search for those rules which help in taking rational thinking in the right direction and finding the right solution by solving the problem present in the knowledge of truth and deciding between truth and falsehood. Therefore, we can say that logic is the science of thought or ideology. Man is a thinking creature. While thinking about any problem or difficulty, one thought after another keeps arising in his mind. Mostly on the basis of common thing, he reaches another
कॉमन थिंग और फ्रॉम वन कॉमन थिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग। तर्कशास्त्र में हम ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर। अरस्तु को तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनके तर्कशास्त्र को निगमनात्मक तर्कशास्त्र यानी डिडक्टिव लॉजिक कहा जाता है। और इसके अलावा फ्रांसिस बेकन ने निगमनात्मक तर्कशास्त्र के विरुद्ध आगमनात्मक तर्कशास्त्र यानी इंडक्टिव लॉजिक का प्रतिपादन किया। इस प्रकार तर्कशास्त्र के दो प्रकार हुए, निगमनात्मक तर्कशास्त्र और आगमनात्मक तर्कशास्त्र। इन लॉजिक वी ऑब्टेन नॉलेज ऑफ अननोन फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नोन फैक्ट्स। Aristotle is called the father of logic. His logic is called deductive logic, and Francis Bacon propounded inductive logic against deductive logic. Thus, there are two types of logic. Number one, deductive logic and inductive logic. निगमनात्मक तर्कशास्त्र, जब सामान्य सिद्धांतों से विशेष निष्कर्ष निकाला जाए तो उसे हम निगमनात्मक तर्कशास्त्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये एक सामान्य बात है। इसी प्रकार सुकरात एक मनुष्य हैं। अब इन दो सामान्य सिद्धांतों से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे, मनुष्य यहां भी है, मनुष्य यहां भी है, तो फिर क्या हुआ, सुकरात मरणशील हैं। तो इससे हमने क्या पाया कि भाई सभी मनुष्य मरणशील हैं और सुकरात एक मनुष्य है। जब सुकरात एक मनुष्य है तो सुकरात भी क्या हुए, मरणशील है। यहां भी मनुष्य, यहां भी मनुष्य, बचा क्या, सुकरात और मरणशील, इसलिए सुकरात भी क्या हुए, मरणशील। तो ये जो निष्कर्ष निकल के आया ये एक पर्टिकुलर कंक्लूजन है, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन है, एक विशेष निष्कर्ष है। डिडक्टिव लॉजिक, व्हेन अ स्पेसिफिक कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन इट इज कॉल्ड डिडक्टिव लॉजिक। फॉर एग्जांपल, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड सोक्रेटिस इज अ ह्यूमन। तो ह्यूमन यहां भी, ह्यूमन यहां भी, तो देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। तो जब इन दो कॉमन बातों से एक पर्टिकुलर कंक्लूजन निकला, इसी को हम डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं। इसी प्रकार आगमनात्मक तर्कशास्त्र, जब विशेष से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाए तो उसे हम आगमनात्मक तर्कशास्त्र कहते हैं। ये अनुभव पर आधारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए राम मरणशील है, मोहन मरणशील है और सोहन मरणशील है। तो ये जो तीनों बातें एक पर्टिकुलर बातें हैं। तो इन सभी से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि राम, मोहन और सोहन सभी क्या, ये मनुष्य ही हैं, तो इसलिए सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो ये पर्टिकुलर सिद्धांत से एक सामान्य सिद्धांत हमने निकाल लिया। इसी को कहते हैं आगमनात्मक तर्कशास्त्र और ये अनुभव पर आधारित होता है। अब हमने अनुभव से तो देखा कि राम भी मरणशील है, मोहन भी मरणशील है, सोहन भी मरणशील है, ये सभी मनुष्य हैं, अर्थात सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो आगमनात्मक तर्कशास्त्र क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एक कॉमन स्टेटमेंट निकल जाए। इंडक्टिव लॉजिक, व्हेन अ कॉमन कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर इट इज कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक। फॉर एग्जांपल, Ram is mortal, Mohan is mortal, Sohan is mortal, and we already know that these three are human, so we can say all humans are mortal. तो यही है निगमनात्मक तर्कशास्त्र और आगमनात्मक तर्कशास्त्र। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संभाव्य कथनाकार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कॉन्टिंजेंट स्टेटमेंट फॉर्म? तो संभाव्य कथन एक ऐसा कथन है जिसकी सत्यता इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया वास्तव में कैसी है। इस प्रकार यह एक ऐसा कथन है जो या तो सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में तथ्य क्या है। ऐसे कथन जो न तो आवश्यक रूप से सत्य हैं और न ही आवश्यक रूप से गलत हैं, संभाव्य कथन कहलाते हैं। इसका हम एक सामान्य उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कहा जाए कि इस वर्ष आप अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होंगे। अब यह कथन संभाव्य है, ऐसा संभव हो सकता है। अब चाहे आप इस कथन की पुष्टि करें या चाहे आप इस कथन का खंडन करें, यह तार्किक विरोधाभास पैदा नहीं करेगा, यह तर्क के अनुसार कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं करेगा। आप यदि कहते हैं कि इस वर्ष कक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो भी संभव है, और यदि कहते हैं इस वर्ष कक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, यह भी संभव है। कोई तार्किक विरोधाभास नहीं है। ए कॉन्टिंजेंट स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ डिपेंड्स ऑन हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली इज। Thus, it is a statement that can either be true or false. It just depends on what the facts really are. Statements which are neither necessarily true or necessarily false are called probable statements, or we can say contingent statement. A common example, this year you will pass your class. This statement is contingent. It will not create a logical contradiction if you confirm or deny this statement. अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन क्या है? What is conversion? जब किसी तर्क वाक्य के उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट पद का स्थान तार्किक नियमों के अनुसार आपस में बदल देते हैं तो इसे परिवर्तन कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक सरल परिवर्तन और एक परिमित परिवर्तन। सरल परिवर्तन क्या होता है? जब परिवर्त्य और परिवर्तित तर्क वाक्य के परिमाण एक से हो, इनकी क्वांटिटी एक सी हो। और परिमित परिवर्तन क्या होता है? जब परिवर्तित तर्क वाक्य का परिमाण सर्वव्यापी हो किंतु परिवर्तित तर्क वाक्य का परिमाण अंशव्यापी हो, तो वहां परिमित परिवर्तन हो। हम आसान भाषा में उदाहरण से समझेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में। When the objects and the predicates of a proposition are interchanged according to the logical rules is called conversion. There are two types of conversion, simple conversion and finite conversion. When convertant and converse propositions has same quantity, and finite conversion when the shape of the convertant proposition is universal but the quantity of the converse proposition is partial is called finite conversion. अब देखते हैं ये परिवर्त्य और परिवर्तित क्या है, ये कन्वर्टेंट और कन्वर्स क्या है। देखिए, परिवर्तन के लिए दिया गया आधार वाक्य परिवर्त्य कहलाता है और परिवर्तन के बाद जो प्राप्त निष्कर्ष होता है वो परिवर्तित कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे परिवर्त्य, कुछ सरकारी कर्मचारी चोर हैं। अब हमने देखा यहां पर सरकारी कर्मचारी तो क्या है, उद्देश्य है, और चोर है विधेय। अब उल्टा कर देंगे, अब इनके स्थानों को बदल देंगे, चोर को बना देंगे उद्देश्य और सरकारी कर्मचारी को बना देंगे विधेय। तो फिर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ चोर सरकारी कर्मचारी हैं, इसी को हम परिवर्तित कहते हैं। देखिए, हमने डेफिनेशन में पढ़ाई किया, जब किसी तर्क वाक्य के उद्देश्य और विधेय
विधेय पद का स्थान तार्किक नियमों के अनुसार आपस में बदल देते हैं। तो यहां पर क्या किया गया, सरकारी कर्मचारी और चोर का स्थान आपस में बदल दिया गया। पहले ये उद्देश्य था, इसको यहां पर विधेय बना दिया गया, यहां पर ये विधेय था, इसको यहां पर उद्देश्य बना दिया गया। तो परिवर्त्य क्या होता है, परिवर्तन के लिए जो आधार वाक्य दिया गया होता है, जैसे यहां पर आधार वाक्य क्या दिया गया, कुछ सरकारी कर्मचारी चोर हैं, ये तो है परिवर्त्य जिसमें बदलाव होगा। और परिवर्तन के बाद जो निष्कर्ष हमें मिल जाता है, अब इसमें बदलाव करके जो हमें निष्कर्ष मिलेगा उसी को हम परिवर्तित कहते हैं। द प्रीमाइस गिवन फॉर कन्वर्जन इज कॉल्ड कन्वर्टेंट एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर कन्वर्जन इज कॉल्ड कन्वर्स। फॉर एग्जांपल, सम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर थीव्स, ये वो प्रीमाइस है जो हमें कन्वर्जन के लिए दिया गया है, इसको हम कहेंगे कन्वर्टेंट। और जब इसका कन्वर्जन हो जाएगा तब ये कहलाएगा कन्वर्स। सम थीव्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इनके हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में चेंज कर दिया। देखिए परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, परिवर्त्य का विधेय पद परिवर्तित का उद्देश्य बन जाता है। परिवर्तित का विधेय क्या है, परिवर्तित का विधेय है चोर, जो परिवर्तित का क्या बन गया, उद्देश्य, इसका सब्जेक्ट बन गया, इसका प्रेडिकेट था, इसका सब्जेक्ट बन गया। और परिवर्त्य का जो उद्देश्य पद होता है वो परिवर्तित का विधेय बन जाता है। परिवर्त्य का उद्देश्य क्या था, सरकारी कर्मचारी, यहां पर तो ये इसका उद्देश्य पद था, लेकिन परिवर्तित में जाके क्या बन गया, विधेय पद बन गया। और परिवर्तन का तीसरा नियम होता है, परिवर्त्य का जो गुण होता है वो परिवर्तित में नहीं बदलता। रूल्स ऑफ कन्वर्जन, द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्टेंट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्स एंड द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्टेंट बिकम्स द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्स। एंड थर्ड वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कन्वर्टेंट डू नॉट चेंज। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आप इन प्रश्नों को और देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चंस को तो आपको देख ही लेना है, इसके अलावा जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न रिपीट होने की संभावना जरूर होती है। आपके पास यदि मॉडल पेपर होगा तो उसमें लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर दे रखा होगा पीछे की तरफ, तो उसके भी कुछ प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए।